अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, में शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। अलग अलग मौज़ूआत पर अलग अलग शख्सियत को हम अक्सर दावत देते रहते हैं। मेरे साथ आज खास बातचीत करने मोहम्मद एजाज साहब जुड़ चुके हैं। बाखूबी आप जानते हैं, चंद दिन पहले केएस का रिजल्ट आता है। एक्स एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे के साहबजादे उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। बहुत फख्र की बात यह है, इसलिए भी है क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लीडरों के बच्चे वो लीडर ही बनना पसंद करते हैं। वो एक महदूद एक इलाके तक ही रहते हैं, लेकिन मोहम्मद एजाज साहब ने उस चीज कर लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि इलाके से बेहतर है एक डिस्ट्रिक्ट, काफी जगह को इन्होंने कैरियर करने की कोशिश की। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया सर। सर सबसे पहले ये बताइएगा, बाकी चीजों पर आएंगे, सबसे पहले ये बताइएगा आपने बेसिक तालीम कहाँ से हासिल की, फिर उसके बाद हायर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर प्लीज। शराज साहब, मेरी बेसिक एजुकेशन स्कूलिंग मेरी क्राइस्ट स्कूल पुंछ से हुई है और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हुई और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गया। सर ये बताइएगा, जब जैसे आपने 10th की, क्योंकि नंबर को लेकर ना हर पेरेंट्स देखते हैं कि इस बच्चे ने नंबर कितने लिए, उसने कितने लिए। तो पहले ये बताइएगा 10th में आपके मार्क्स कैसे, कितने थे, 12th में कितने थे, क्या उनका असर भी होता है इन चीजों में या नहीं? जी देखिए शराज साहब, बात ऐसी है कि बच्चे शुरू करते हैं अपना एजुकेशन, कोई ज़्यादा स्मार्ट होता है, कोई नहीं होता है। 10th में कोई फर्स्ट पोजीशन ले लेता है, कोई 12th में फर्स्ट पोजीशन ले लेता है। लेकिन जब बात आती है सिविल सर्विसेज की, उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन ये मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। उस वक्त एक नया बच्चों का एक नया जहन शुरू होता है कि हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो एक वक्त होता है कि हम पुरानी गलतियां अपनी सुधार सकते हैं। अगर 10th 12th में कुछ बच्चों ने ज़्यादा एंजॉय कर लिया है, तब वो उन गलतियों को सुधार सकते हैं। एक नई जर्नी होती है सिविल सर्विसेज। हमारे पास एग्जांपल्स हैं बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर्स की जो 50% 60% मार्क्स 10th 12th में लेते रहे, लेकिन फाइनली उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। तो वैसे मेरा स्कोर अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट माना जाता हूँ 10th और 12th में, तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एग्ज़ाम क्लियर हो गया। सर ये बताइएगा, अक्सर हम सुनते हैं अपने माशरे में, जब एक एमएलए होता है या सरपंच हजरत होते हैं तो कहते हैं कि उनका बेटा उस चीज को कैरी ऑन करेगा। तो आपने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं एमएलए के लिए ही ट्राई करूं तो बेहतर रहता, या इस चीज को लेकर? जी नहीं, आप ये बात सही है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी समझता है। अब लेकिन मेरी कुछ अपने इंटरेस्ट, अपनी मेरी हॉबीज़ और अपनी व्यू ऑफ लाइफ था, जिस वजह से मुझे लगा कि मुझे ये वाली फील्ड अपनानी चाहिए। हाँ, अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करता हूँ तो मुझे नहीं पता कल को मैं 10 इयर्स डाउन द लाइन में क्या करूँगा। मैं आज का बोल सकता हूँ कि इंशाल्लाह मैं आई डू गिव माई बेस्ट इन सिविल सर्विसेज, लेकिन 10 इयर्स डाउन द लाइन, 15 इयर्स डाउन द लाइन में भी मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ, कोई पता नहीं। हाँ, ये है कि हमारा यूथ का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि अब हम बिल्कुल ही बोल दें कि नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। एजुकेटेड यूथ का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना वो एक गैप है हमारी पॉलिटिक्स में, जो यूथ को ही फुलफिल करना है। तो हाँ, अब एक बैलेंस लेके चलना है। किसी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो इंशाल्लाह वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है। तो मैं ये कहूँ कि पॉलिटिक्स ना ही ज्वाइन की जाए तो वो कहा जाता है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। डायनेस्टी पॉलिटिक्स है भी, और लेकिन यूथ की हमें ज़रूरत भी है। तो इस तरह से मैंने चाहा कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं, तो उसी पे मैं फ़िलहाल चल रहा हूं। केएस की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? क्या ग्रेजुएशन के वक्त में स्टार्ट कर दी या उसके बाद? जी मेरी केएस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूंगा। उससे पहले मेरा ऐसा कोई वो प्री प्लान्ड ऐसा नहीं था कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। 2016-17 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जी
सर ये अक्सर रहता है कि कोचिंग क्या कोचिंग की थी या जी हाँ, कोचिंग मैंने वाजीराम से कोचिंग की थी। तो मुझे ज़रूरी लगा था कोचिंग, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिविल सर्विसेज में जो सिलेबस यूपीएससी प्रोवाइड करता है, मुझे उसका एबीसी भी नहीं पता था। तो मुझे लगा कि फॉर समवन लाइक मी जिसको कुछ आइडिया नहीं है, उसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है। हाँ, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं उनकी कैलिबर को सलाम करता हूँ। मुझे लगा कि मैं नहीं उस कैलिबर का हूँ, तो मुझे कोचिंग ही ज़रूरी लगी। और उन्होंने मुझे एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, और सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोचिंग करें, आप सेल्फ स्टडी करें, आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से डिसाइड करें। अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आप 12th के बाद से प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको डिसेंट आइडिया है कि मुझे क्या करना है, तो उनको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उनको, और वैसे भी आप गाइडेंस तो यूट्यूब पे एम्पल गाइडेंस अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यू हैव टू चेंज योर प्लेस, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में। तो ये चीज़ भी रिफ्यूट हो जाती है आज के टाइम में। क्रेडिट किस किस को देना चाहेंगे? क्रेडिट, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं इस एग्ज़ाम को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहूँगा कि क्रेडिट उसको जाएगा उसको जाएगा। तो मैं इसको एज एन एम्प्लॉयमेंट समझता हूँ। मुझे एक जॉब मिली है, मैं स्टेट को सर्विस प्रोवाइड करूँगा, स्टेट मुझे सैलरी प्रोवाइड करेगी। लेकिन फिर भी अगर मैं कहना चाहूँ क्रेडिट, तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला को क्रेडिट देना चाहूँगा, जिनका हमारे पे करम रहा, और एक परसीवरेंस हम उनकी वजह से कंटिन्यू कर पाए। उसके बाद वालदेन की दुआ और हज़ारों बुज़ुर्गों की, हज़ारों लोगों की दुआ थी मेरे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की दुनिया में, आज के टाइम में जो लोग हैं, उनमें मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर और अम्मी मेरी, उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। इसके बाद ये बताइएगा सर, केएस की प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। क्या टिप्स देना चाहेंगे जो यूथ इस टाइम इस चीज की तैयारी कर रहा है मुख्तसर वक्त में? जी टिप्स मेरा यही होगा, अगर मेरे स्ट्रगल को देखा जाए, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक जो सिलेबस जो है उसको स्टिक किया जाए, और बेसिक एनसीईआरटीज़ को कवर टू कवर एक वंस फॉर ऑल नोट्स बना दिए जाएं, ताकि बार बार एनसीईआरटीज़ को रेफर ना करना पड़े। एक बार नोट्स बना दिए, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करके, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पास्ट इज अ विंडो फॉर द फ्यूचर। तो पीवाईक्यूज हमेशा एक विंडो होती है कि जिससे आइडिया होता है यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज क्या पूछने वाले हैं। जी, आपने मेंशन किया एनसीईआरटी का, पीवाईक्यूज का और उसके बाद सिलेबस का। इसके बारे में ये तो ठीक है, इसके बाद बताइएगा एक एक सब्जेक्ट की बात करें। पहले बताइएगा हिस्ट्री के लिए अगर चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या पढ़नी चाहिए? एक तो एनसीईआरटी आप बता रहे हैं, एनसीईआरटी किस क्लास से स्टार्ट करें अगर हिस्ट्री के लिए? हम कोशिश करेंगे आपसे सब्जेक्ट वाइज जानने की। जी देखिए, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो सिर्फ स्पेक्ट्रम रेफर की थी, और 11th या 12th क्लास की जो एनसीईआरटी मेरे ख्याल से बिपिन चंद्रा की जो है, वो मैंने एनसीईआरटी रेफर की थी, और स्पेक्ट्रम, बस मेरा यही सोर्स था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो उसके अलावा जो एंशियंट हिस्ट्री के लिए, उसकी भी 11th-12th की एक बुक है, वो रेफ़र की थी। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे एनसीईआरटीज़ और वाजीराम के नोट्स को क्लब करके। और उसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर में तो 11th की इंट्रोडक्शन टू आर्ट्स, वो इम्पोर्टेंट बुक है। और उसके अलावा एक और बुक है जो नितिन सिंघानिया की बुक है। ये दो मेरी आर्ट एंड कल्चर की बुक थी, और इनके नोट्स मैंने बनाए थे। बिना नोट्स के मुझसे प्रिपेयर नहीं होता था, तो मैंने नोट्स को हमेशा इम्पोर्टेंस दी। जियोग्राफी के लिए क्या बताना चाहेंगे? ज्योग्राफी के लिए 11th-12th के नोट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर फिर भी आपको उसके आगे एक स्टेप अहेड जाना है, तो आप 6th से 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 2-2 दिन लगेंगे उनमें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और 6th से 12th एनसीईआरटी अगर कर लिया, उसमें भी इंपॉर्टेंस 11th-12th की एनसीईआरटी को दी जाए। और उसके बाद अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ, तो आप वाजीराम की बुक या कोई एक इंस्टीट्यूट की स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसको रेफर कीजिए, इंशाल्लाह उतना काफ़ी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए सर?
इकोनॉमिक्स के लिए एक तो 11th-12th की एनसीईआरटी और कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक। वैसे मेरा इकोनॉमिक्स हमेशा वीक रहा, तो मैं क्या करता था कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेता था और इकोनॉमिक्स को उतनी में डिटेल में नहीं पढ़ता था। मैं सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जाता था, तो अगर 10 क्वेश्चन आते थे उसमें से तो मैं 4-5 अटेम्प्ट कर लेता था अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी एरिया से मैं कवर कर लेता था उस गैप को। तो इसी तरह सबको अपनी अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करनी है, जिस तरह मैंने अपनी की थी। तो पॉलिटी के लिए क्या बताएंगे सर? लक्ष्मीकांत, एवरग्रीन लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। सफिशिएंट। और हाँ, अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है कोई, तो उनको 11th-12th की पॉलिटी रेफर करनी चाहिए साथ में। एथिक्स के लिए सर? एथिक्स के लिए मेरी कोई एज सच स्टैंडर्ड मैंने सोर्स नहीं रखा था। मैंने एथिक्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज रेफर किए थे, जैसे कुछ टर्म्स को गूगल कर लिया, कुछ टॉपर्स के नोट्स देख लिए, और वाजीराम की बुक तो मैं हमेशा ही रेफर करता था। तो ये 2-3 सोर्सेज में हॉप करता था फ्रॉम वन सोर्स टू अदर सोर्स, ताकि मल्टीपल बुक्स का थोड़ा व्यू मुझे मिल जाए। तो बाकी केस स्टडी के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। सर आवाज आ रही है? सॉरी सर, नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए। साइंस एंड टेक के बारे में थोड़ा सा। साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स और जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और करंट अफेयर्स, प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड। साइंस एंड टेक में मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, उससे ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा करंट अफेयर्स का सोर्स ये विजन IAS था, विजन की मंथली मैगजीन। विजन की मंथली मैगजीन। करंट अफेयर्स के तो आपने बता दिया। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए और क्या रेगुलर पढ़ना है उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, उसको पूरा तो पढ़ नहीं सकते। देखिए, ये हर किसी का एक टेंशन एरिया रहता है एस्पिरेंट का, न्यूज़पेपर का। मैं बीच बीच में रेफर करता था न्यूज़पेपर को। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं यूट्यूब से डेली एनालिसिस किसी का सुन लेता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा रेफर नहीं किया न्यूज़पेपर, लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर रेफर करना इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, करना चाहिए। और उससे अपार्ट फ्रॉम डेली करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, रेगुलर एग्जांपल्स मिलती हैं इंसान को। रेगुलर एग्जांपल्स के अलावा वोकेबलरी इंप्रूव होती है, और राइटिंग टेक्निक मिलती है, ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं नहीं कर पाया रेफर, लेकिन रेफर करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा न्यूज़पेपर। सर स्पेशली ऐसे जब राइटिंग केएस आपने कब एग्जाम से की बात स्टार्ट की? आती क्योंकि जी 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 स्पेशली जब केएस एग्जाम की बात आती थी तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह रेफर नहीं करता था, क्योंकि मैं विजन के बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता था। तो वो ना एक मसल मेमोरी बन जाती है, और एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ये शायद ऑप्शन गलत है, ये शायद सही है। उस बेसिस पे मुझे कभी भी प्रीलिम्स की टेंशन नहीं हुई, केएस के प्रीलिम्स की। मैं बिना पढ़े भी चला जाता था कभी कभी, क्योंकि यूपीएससी के लिए पढ़ते पढ़ते बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो गई थी। तो मैं बिना पढ़ी भी कभी केएस का प्रीलिम्स के लिए चला जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर होता था। इसलिए मैं ये भी रिकमेंड करूंगा सबको कि आप टारगेट यूपीएससी रखिए। जब आप यूपीएससी टारगेट रखते हैं तो आपके लिए केएस का प्रीलिम्स तो कभी जिंदगी में टेंशन नहीं होगा, वो कभी आपको टेंशन नहीं देगा बिल्कुल भी। आप यूपीएससी के लिए हमेशा टारगेट कीजिए, तो केएस का प्रीलिम्स तो आपको कभी टेंशन नहीं देगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। ऑप्शनल क्या रहा है सर आपका? सोशियोलॉजी था मेरा ऑप्शन।
सोशियोलॉजी के बारे में कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे आप? सोशियोलॉजी एक बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है। मैं कहूँगा मैंने अपनी मर्जी से चूज़ किया था, लेकिन बाद में एक चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे कि सोशियोलॉजी में मार्क्स लेना बहुत मुश्किल है। हालांकि पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत नई चीज़ें इंसान को पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मार्क्स भी फेच करने हैं। तो वो मुझे बाद में एक रियलाइजेशन हुआ, लेट रियलाइजेशन की मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मेरे कुछ सोर्सेज थे सोशियोलॉजी के लिए, उसमें इनिशियली मैंने महापात्रा सर के लेक्चर्स अटेंड किए, उसके बाद मैंने विकास रंजन सर की बुक्स रेफ़र की, फिर बुक्स में मैंने एक और बुक पढ़ी थी जो सब पढ़ते हैं आज के टाइम में, नितिन सांगवान की। उनकी बुक बहुत कंसाइज और कम्प्रहेंसिव बुक है, वो पढ़नी चाहिए सबको। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लेवल अप आईएएस की क्रैश कोर्स किया था, और उनकी टेस्ट सीरीज़ मेरी विकास रंजन सर की थी। तो ये सब में कम्प्रहेंसिवली मैंने एक कम्प्रहेंसिव नोट्स बनाए थे, और उन नोट्स को मैं रेफ़र करता था। तो ये सब मेरे सोर्सेज भी थे। ये बताइएगा, ऐसे राइटिंग आपने कब से स्टार्ट किया? प्री के बाद या पहले करते, या सिलेबस पहले कंप्लीट किया फिर उसके बाद आपने स्टार्टअप किया? जी देखो, एस्से का क्या है कि एस्से आपके जीएस जो है ना ओवरऑल प्लस ऑप्शनल, उसका जिस्ट होता है एस्से। आपको ये सब नॉलेज यूज करनी होती है एस्से में। एस्से कुछ मतलब आपको कहीं से अलग से नॉलेज नहीं लेनी होती है उसकी। तो अब उसमें मैंने कुछ स्टार्टिंग में जो पहला मेंस था उसमें तो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही लिखा था एस्से, लेकिन उसके बाद मुझे 1 साल 2 साल टाइम मिल गया, तो मैं एस्से राइटिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था मैंने। तो फिर जनरल आइडिया भी मिल गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एस्से का, उस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए तो आप किसी भी टॉपिक पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एस्से लिख सकते हैं। से करना चाहिए। अगर जो नया एस्पायरेंट है, जो केएस के लिए या आईएएस के लिए तैयारी कर रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं प्री का सिलेबस भी कंप्लीट करूं, मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट करूं, या उसके बाद करना चाहिए, या स्टार्टिंग से ही इस चीज को लेकर चलना चाहिए? जी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा जीएस वगैरह का आइडिया होना चाहिए। जीएस में सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटी, ये सब का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पे ऐसे आते हैं फाइनली। तो आपको अगर थोड़ा ये सब का आइडिया होगा जीएस का, तो आप उसके हिसाब से आप ऐसे भी अच्छा लिख पाएंगे। हाँ, आपको जब मौका मिले आप लिखिए आंसर्स, लेकिन इस सब का आइडिया होना ज़रूरी है। तो मेरा तो यही था कि मैंने बाद में पहले जीएस कंप्लीट किया, तो उसके बाद ऐसे राइटिंग मैंने स्टार्ट किया था। आईएएस का, सिविल सर्विस का दोबारा से अटेम्प्ट देंगे सर आप? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन देखेंगे वक्त के हिसाब से क्या रहेगा आगे का, उसी हिसाब से हम भी अपने स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत सारी बातें आपने कही। इंशाल्लाह जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस चीज पर अमल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया शराज भाई।